नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ कांग्रेस ने 2025 को संगठन मजबूत करने का लक्ष्य रखा है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी नए पदाधिकारियों के साथ अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। आज के डिबेट में हम बात करेंगे कि दोनों दलों की अंदरूनी राजनीति और बाहरी लक्ष्यों में कितना तालमेल है, मगर उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया में है। जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक नई नियुक्तियों के साथ ही पार्टी एक्शन मोड में आने की तैयारी कर रही है। हालांकि संगठन चुनावों के दौरान अंतर्कलह की खबरें भी सामने आई और पार्टी का कहना है कि इस महीने के अंत तक सभी नियुक्तियां पूरी हो जाएंगी और फिर बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। भाजपा में बूथ और मंडल स्तर के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया जारी है। हालांकि इसमें जमकर उठा पटक भी दिखी। हमारे यहाँ पे संगठन पर्व चल रहा है और संगठन पर्व के तहत हमारी बैठकें चल रही हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष हो गए हैं, हमारी रायशुमारी जिला अध्यक्षों की हो गई है और हम जो सतत हमारी जो बैठकों का दौर है वो जारी है। पर कांग्रेस आरोप और आलोचना लगाकर कब तक राजनीति करती रहेगी। जीतू पटवारी जी से कमलनाथ नाराज हैं, कमलनाथ से दिग्विजय सिंह नाराज है, दिग्विजय सिंह से कांतिलाल भूरिया नाराज है। राजी नाराजगी उनमें है। वो कितना ही मंथन करने कांग्रेस के लोग, उनकी बैठकों में से सिर्फ विष ही निकलना है। वहीं कांग्रेस ने भी संगठन को मजबूत करने की दिशा में तेजी दिखाई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 2025 कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन का वर्ष होगा। पार्टी ने किसान, गरीब और दलित वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस का उद्देश्य किसान, गरीब और दलित वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाना है, जिसके लिए संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा जैसी पहले प्रस्तावित है। 2025 का साल कांग्रेस पार्टी का संगठन को ताकतवर बनाने का साल है। उस तरीके से संगठन को तराशना हम सब मिलकर करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश के आम आदमी को मौलिक अधिकार दिए और कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा करके उनका लीडर बनाया, संविधान सभा के चेयरमैन बनाया। अब संविधान बचाने को लेकर भी कांग्रेस जिनका आखिरी कतरा भी खून का लगे तो कांग्रेस तैयार है। इसको लेकर इसका आगाज, सब बातों को लेकर आज महत्वपूर्ण मीटिंग है। मैं मानता हूं कि बहुत सार गर्भित कांग्रेस पार्टी एकजुटता से अपने दायित्व को निभाते हुए जनता की लड़ाई लड़ेगी। दोनों ही दल नई ऊर्जा के साथ राजनीतिक अखाड़े में उतरने की तैयारी में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अंदरूनी कलह और रणनीतिक उठापटक इनकी सियासी योजनाओं पर असर डालेगी या फिर ये वाकई अपनी प्राथमिकताओं को अमली जामा पहनाने में सफल होंगे। दोनों ही दलों के संगठनात्मक बदलाव आगामी चुनावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाजपा जहां नए नेतृत्व के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस संगठनात्मक सुधारों के जरिए अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में है। इन परिवर्तनों का प्रदेश की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है और ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता पर इसका क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। संगठन के बिसात पर सियासत की चाल, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी जुड़ी हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, लगातार संगठन के विस्तार को लेकर, बदलाव को लेकर भी बीजेपी में चर्चा हो रही है, लेकिन साल 2025 के लिहाज से यदि हम देखें तो कितना अहम इस संगठन के बदलाव को मानती हैं आप? संगठन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी का, इस समय सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पे मध्य प्रदेश में उभर करके भी आई है। 29 की 29 लोकसभा सीटों पर भी विजय प्राप्त करी है। विधानसभा में भी
बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और हर कार्यकर्ता ने अपनी जद्दोजहद से आज इस मुकाम को पाया है। तो निश्चित है संगठन की जब रचना होनी है और आगे आगामी वर्षों को लेकर के की जानी है, तो उन सभी प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए संगठन का विस्तार किया जा रहा है। और जो हमारा एक माइक्रो मैनेजमेंट के साथ कार्य किया जाता है, जिसमें बूथ से लेकर के प्रदेश और प्रदेश से लेकर राष्ट्र तक की रचना की जाती है, तो धीरे धीरे शहना उसकी ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। बूथ के इलेक्शन हो चुके हैं, उसके बाद मंडल के इलेक्शन हुए हैं, मंडल चुनाव के बाद में जिले का रायशुमारी होकर के आदि जो हमारी लिस्ट है वो वोटिंग है। तो निश्चित है कुछ दिनों बाद जिलाध्यक्ष की लिस्ट भी आ जाएगी, और उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष का जो चयन होना है, प्रक्रिया जो रहती है उसको फॉलो करते हुए नया प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिले से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की बात बीजेपी संगठन में हो रही है। लेकिन जितेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए इनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, दोनों ही दलों को यदि हम बारीकी से देखें तो शुरुआत से ही संगठन पर सबसे ज्यादा फोकस करने की बात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब संगठन ही होता है जो ग्राउंड पर जाकर वास्तविकता से किसी भी दल को, पार्टी को अवगत कराता है। लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है? यदि संगठन के विस्तार की हम बात करें, बदलाव की बात करें, तो इस बार जो कौन सी पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और कितना ज्यादा लाभ आने वाले समय में मिल पाएगा इसका? निसंदेह रूप से संगठन ही सरकार की सत्ता की कुंजी देता है, और संगठन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कार्यक्रम चलाती है और जिससे लाभान्वित होकर एक विचारधारा के रूप में परिवर्तित होकर वोट और सत्ता की भागीदारी मिलती है। जी, अभी कुछ जो भारतीय जनता पार्टी है वैश्विक रूप से सबसे बड़ा संगठन है, राजनीतिक रूप से उनकी सदस्यता जिस हिसाब से चलती है। लेकिन जो धरातल में भारतीय राजनीति में जो प्रवेश में रहा, चाहे मध्य प्रदेश की चाहे राष्ट्रीय राजनीति देखी जाए, तो दो ही पार्टियां महत्वपूर्ण अभी प्रवेश में रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस अपने अस्तित्व की कई जगह लड़ाई लड़ रही थी क्योंकि उसके पास संगठन कमजोर हो रहा था, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लगातार रहने के कारण उनके नए नवाचार और नए संगठन, नए लोग जुड़ रहे थे। और इसी के तारतम्य में पुराने जो यहाँ पे सीनियर थे, दिग्विजय जी और कमलनाथ जी के बाद उन्होंने जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाए, युवा चेहरा लाए। लेकिन युवा चेहरा लाने के बाद वो अपनी सर्जरी नहीं कर पा रहे थे, अपने विचारधारा अपने युवाओं को लेकर नहीं ला पा रहे थे, और वो उन्होंने इस कदम में अपने 35 कैंडिडेटों को चुनाव संगठनात्मक में लाके और विभिन्न निकायों के पद देके, जिसमें जातिगत समीकरण, पुराने, महिला, अल्पसंख्यक और सारी चीजों को उन्होंने मैनेज किया है। अब बात यह है कि सत्ता से विहीन है और लगातार नई ऊर्जा चाहिए और नए कार्यकर्ता जुड़ने चाहिए, क्योंकि सत्ता से जब दूर रहते हैं तो नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने में बड़ी दिक्कत जाती है, क्योंकि व्यक्तियों के काम नहीं होते, व्यक्ति ऑर्गेनाइज नहीं होते, तो ये भी एक दिक्कत होती है। तो इसलिए संगठन बड़े ही युवा सेकंड लाइन तैयार होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी हमेशा सेकंड और थर्ड लाइन तैयार करके चलती है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को विधानसभा में उतार दिया जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, और अप्रत्याशित तरीके से संगठनात्मक का डंडा चलता है और जिससे उनके सत्ता की चाबी में एक नया आयाम जोड़ते जाते हैं। लेकिन कांग्रेस उस चीज से कैसे उभरती है? लेकिन अभी जो उन्होंने सर्जरी की है जीतू पटवारी ने, तो उस हिसाब से अपने युवा एक पुराने ऊर्जा मंत्री को काफी करीब और संगठनात्मक, और उनको उपाध्यक्ष का दत्त दिया है प्रियव्रत जी को, और वो दिग्विजय जी के भी वो उसी क्षेत्र से आते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने बड़े लोगों को भी साधने की प्रक्रिया की है, और जिससे नए चेहरे और युवाओं को लाने की कोशिश की है। उसमें युवा चाहे हीना कांवरे हो, उस ट्राइबल से हो, उनको भी, और चाहे राजवर्धन जी हो जिनको युवा विंग का काम दिया है, चाहे के मिश्रा जी हो, बड़ा चेहरा मीडिया के, तो इस तरह से काम दिए हैं। अब काम में जिस तरह से आप आगे आने वाली पद्धति की किस हिसाब से क्रियान्वयन करते हैं, बात यह है, क्योंकि संगठन जब बड़ा हो जाता है और वो सत्ता से विहीन रहता है तो बहुत सी परेशानियां आती हैं, कार्यकर्ता बिछुड़ होके जाने लगते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके साथ एक सत्ता में लगातार रहने वाली पार्टी बीजेपी है। तो अब नए प्रयोग हुए हैं, आप देखते हैं उनकी कार्य पद्धति किस तरह से चलती है। लेकिन जातिगत समीकरण और नए युवा चेहराओं को लाए हैं, वो उससे काफी
बतावट आई है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो अध्यक्ष बनता है तो वो ये चाहता है कि हमारे मोनोपोली, हमारी बात या हमारे हिसाब से चलने वाले लोग होने चाहिए, और ये उसका अधिकार क्षेत्र भी है। तो ये इस तरह से देर आए दुरुस्त आए, अभी काम उन्होंने किया है। अब ये देखना है कि ये टीम उनके लिए किस तरह से काम कर पाती है और किस तरह से उनकी मतलब कि उनके हनुमान जी की टीम बन सकती है। तो जिस तरह बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद रहती है कि इस बार जब संगठन का विस्तार होगा तब कहीं ना कहीं कोई उम्मीद भी ये रहती है कि उन्हें भी मौका दिया जाए। लेकिन जितेंद्र जी, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं संगठन को लेकर के, क्या रणनीति पर आप लोग काम कर रहे हैं फिलहाल? देखिए, जो हमारी तैयारियां है वो आपने देखी। जिस तरीके से सेकेंड लाइन लीडरशिप को आगे लाने के लिए प्रयास कर रहे थे और उसको लेकर के देखा आपने, चाहे सीएलपी हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सेकेंड लाइन की लीडरशिप हमारी आगे आई, प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गई, आपने देखा। और आज जो कमेटी बनी है, जो आपने देखा है, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, युवा तरुणाई के साथ अनुभव और बुजुर्गों को भी उसमें शामिल किया गया मार्गदर्शन के लिए। अभी मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने सेकंड लाइन की लीडरशिप को बहुत पहले तैयार करना शुरू कर दिया था। अगर सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार हो जाती तो क्यों चुनाव में इस तरीके से प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय को लड़ाया जाता? कहीं ना कहीं ये लोग केंद्रीय नेतृत्व में शामिल थे, केंद्र में नेतृत्व कर रहे थे। अगर मध्य प्रदेश लाया गया है, इसका मतलब ये है कि सेकंड लाइन की लीडरशिप भारतीय जितेंद्र जी, लेकिन बीजेपी तो ये भी कह रही कि कांग्रेस के अंदर ही इतनी नाराजगी है तो संगठन कैसे तय हो पाएगा? नाराजगी बता दे बीजेपी, एक किसी की भी की किसकी नाराजगी है। और नहीं तो बीजेपी ये देख ले कि गोपाल भार्गव क्या कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह गोविंद सिंह के बारे में क्या कह रहे हैं, और गोविंद सिंह भूपेंद्र सिंह के बारे में क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के ऊपर खुलेआम आरोप लगाया भूपेंद्र सिंह ने कि नए हैं, अभी अनुभव नहीं है, एबीवीपी से आए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये भूपेंद्र सिंह ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, ये तो भूपेंद्र सिंह जी का ऑफिशियल बयान भी है। और जहां तक सेकंड लाइन लीडरशिप की बात है प्रियंका जी, तो क्या इस बार ये माना जाए कि सेकंड लाइन लीडरशिप को मौका मिलेगा जैसे कि कांग्रेस अपने संगठन में देने का दावा कर रही है? ये बातें तो संगठन तक ही है, लेकिन भाई साहब सबसे ज्यादा हास्यास्पद उठा है कि जितेंद्र भाई साहब, मुझे लगता है कि भाजपा के पर इतना कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि खुद कांग्रेस पे ही कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते। तो बेहतर होगा पहले अपना घर तो सुधारिए, अब आपको दोष खत्म कर देने से पार्टी थोड़े सुधर जाएगी। आपकी प्रवक्ता की सूची आती है, आप लोग उसको हटा देते हैं, फिर आपको दिल्ली हो जाती है और अभी तक नई सूची आप लोग जनरेट नहीं कर पाते। 11 महीने में बड़ी जद्दोजहद करके आपको प्रदेश अध्यक्ष 11 महीने पहले 12 महीने पहले बन जाता है। लगभग 1 साल के अंदर आप लोग प्रदेश कार्यकारिणी बनाने का कार्य कर रहे हैं, वो भी शहनाज जी ने बड़े डरते डरते कि ऐसा हो जो बच्चे हुए हैं वो भी भाग जाए आपकी पार्टी से, तो वहाँ आपकी स्थिति डमाडोल दिखती है। आपको हमारे नेताओं के बयान इतने बखूबी रटे हुए हैं क्योंकि वो सिखाया ही गया है खैर आपको, परंतु जो आपके नेताओं ने जो बल्लेबाजी करते हैं, कभी लक्ष्मण सिंह जी करते हैं, कभी अजय सिंह जी करते हैं, कभी खुद आपके दूसरे नेता बोल देते हैं, कभी कमलनाथ जी रदारत हो जाते हैं, पार्टी में से उनके बेटे को से गायब हो जाते हैं, आप उन पे चर्चा नहीं करते। तो पहले बेहतर होगा कि आप अपने घर में रोशनी कीजिए, दूसरे के घर के अंधेरे को क्यों देखने जा रहे हैं, पहले अपने घर का अंधेरा दूर करिए तो बेहतर होगा। और जो लोग दूसरों को संगठन सिखा रहे हैं वो अपने लोगों की आलोचना करते हैं, तो वहां पर ठीक नहीं लगता। और जीतू पटवारी जी तो खुद ही ये कहते नजर आए हैं कि पार्टी का तेल लेने, तो जिस प्रदेश अध्यक्ष का इस प्रकार का टैगलाइन रहा हो, मानसिकता रही हो चुनाव में, आप उससे ये उम्मीद करें कि वो पूरी पार्टी के अंदर प्राण फूंक देंगे, तो ये तो मुझे हास्यास्पद लगता है। लेकिन बेहतर है जितेंद्र भाई साहब, आप लोग पहले अपनी पार्टी के बयानों को अच्छे से गौर करिए और उसको दुरुस्त करने की कोशिश की। हमारी पार्टी और हमारा संगठन हम संभाल रहे हैं, जैसा बनेगा वैसा संभाल लेंगे। ये तो उनकी बात का जवाब हो गया। लेकिन प्रियंका जी, मेरा सवाल, जी प्रियंका जी, आपको रोकना चाहूंगा, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो सेकंड लाइन लीडरशिप है उन्हें कितनी तवज्जो इस बार पार्टी में मिलेगी? प्रियंका जी, आप सुन पा रही है मुझे? प्रियंका जी, जो सेकंड लाइन लीडरशिप है पार्टी में, उन्हें कितना ज्यादा विस्तार मिलेगा इस बार जब संगठन का पुनर्निर्माण होगा, पुनर्गठन होगा? क्या उम्मीद की जाए कि जो कार्यकर्ता है उन्हें भी अच्छे पदों पर आसीन किया जाएगा और संगठन आगे बढ़ेगा इस दिशा में? देखिए, निश्चित तौर पर जब परिवर्तन होते हैं तो थोड़ा समय लगता है। वही बात सेकंड लाइन की, फर्स्ट लाइन की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव कार्यकर्ता रहता है और यही भाव उसके अंदर
हमेशा से रहता है, चाहे वो अनुसांगिक संगठनों से आया हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता रहा हो। उसका भाव होता है राष्ट्र निर्माण करना और अपनी जो दायित्व है उनका निर्वहन पूरी ही क्षमता के साथ में करना। इसमें उसमें कोई भाव नहीं रहता। जो स्वतंत्र लोकतंत्र है हमारी पार्टी का, वो अपनी बातें जहाँ रखनी होती है वहाँ रखते हैं और उसके ऊपर विचार किया जाता है। बिल्कुल। भूपेंद्र जी, आप किस तरह से इस पूरे विस्तार को देखते हैं, क्योंकि लगातार बात यह भी कही जाती है कि जैसे कि हम यदि कांग्रेस की उदाहरणार्थ बात करें तो विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रही, लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हालांकि कहा यह गया था कि इन नतीजों का कोई भी विश्लेषण उनकी परफॉर्मेंस से नहीं किया जाएगा, लेकिन अब आप क्या विश्लेषण देखते हैं? क्या फिर से विचार करने की आवश्यकता कांग्रेस को भी है, क्योंकि फिलहाल विपक्ष में है, आने वाले समय में और मजबूती से संगठन को खड़ा करना है? देखिए, बीजेपी में कभी भी बीजेपी एक संगठनात्मक कैडर पार्टी रही है, उसमें अनुशासन का डंडा हमेशा चला है और उन्होंने जिस व्यक्ति को आगे किया है संगठन के साथ खड़ा रहा है और उनकी सेकंड लाइन और हमेशा तैयार रहती है और इसके हमने कई परिणाम देखे हैं। गुटबाजी वहां नहीं है और दूसरी बात, जो संगठन से जाता है वो कहीं का नहीं रह पाता। मैंने बहुत से परिणाम देखे हैं। आप देखिए, कल्याण सिंह जी ने अपनी पार्टी बनाई थी, उमा जी गई थी, देखिए फिर जाके पार्टी में ही आने पड़े। जैसा आप गुजरात में शंकर सिंह बघेला को देख लें, ये बड़े नेता थे, हिंदूवादी नेता थे और ये मास लीडर थे। तो ये इनके कारण ही सरकार, अगर 2003 में कहें तो उमा भारती एक बहुत बड़ी लीडर थी जिनके कारण बीजेपी में, लेकिन संगठन से हटके गई तो वहां पे उनका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा। और जब संगठन ने उनको अपने दायित्व से मुक्त किया तो वो शांत अपने हिसाब से बैठ गई और उन्होंने कभी उस चीज में वो अपनी आपत्ति नहीं जताई। लेकिन कांग्रेस उससे थोड़ा अलग है, संगठन है। कांग्रेस में थोड़ा सा गुटबाजी ज्यादा है। अब गुटबाजी रही है जिसके कारण कई बार जीतते जीतते हारे हैं। हमने कई अभी विधानसभा चुनाव देखे और चुनाव में ऐसी स्थिति थी कि कई बार जीतने की स्थिति बन रही थी, लेकिन उन्होंने संगठनात्मक रूप से कार्य किया और बीजेपी जीत ले गई। तो ये चीज तो आपको कांग्रेस भी सेकंड लाइन ला रही है, अपने युवाओं को ला रही है, अच्छी बात है। लेकिन बात यहाँ ये है कि उसका मुकाबला किसके साथ है। तो बात यहाँ ये है कि संगठन अगर किसी व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है, अभी जब जीतू पटवारी के तो अभी देखा गया था कि कमलनाथ जी ने कुछ अपने सोशल हैंडल पे कहा था कि जिस हिसाब से हमको बुलाया नहीं, हमको जानकारियां नहीं मिलती। तो ये सब चीजें ना ये विपक्ष को एक ताकत देती है और विपक्ष इन बातों को लेता है। तो बात यहाँ परिणाम की है। और दूसरी बात, उनके पास एक बहुत बड़े नेता हैं, राज्य स्तर पे भी हो चाहे आपके केंद्र के स्तर में हो, और उनके पास एक बहुत बड़ी, और उस स्तर पे कोई नेता अभी राष्ट्रीय स्तर पर कोई नहीं दिखता, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं। और ये सर्जरी मुझे लगता है कि इस कारण भी हुई है क्योंकि राहुल जी का भी संविधान बचाओ महू में कार्यक्रम होने वाला है, जो उनके समापन यात्रा जो आ रही है। तो उसके कारण भी है क्योंकि टीम अपनी दिखानी पड़ेगी, अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा जिन जिलों में गुजरेगी। तो ये भी एक दायित्व होता है। तो लेकिन ठीक है, विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये अच्छा है, देर आए सवेर आए, बहुत दिन के बाद इनके सर्जरी करी। पहले तो उस तरह से बन नहीं पा रहा था क्योंकि उनको तालमेल बनाना बहुत बड़ी बात है। हम लोग चर्चा जरूर यहाँ कर लें, लेकिन अगर जिस हिसाब से वो उनके ऊपर प्रेशर रहता है वो हम समझते हैं, क्योंकि जिस दिल को उन्होंने साधा नहीं वही दूसरे दिन उनका कमेंट्स बाजी करने लगेगा। तो जितनी अपनी छवि निखारने में समय लगता है उससे ज्यादा गिरने में लगता है। तो ये सब चीजें ड्रॉबैक है। तो लेकिन सत्ता लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए और जो अच्छी सर्जरी की है उसके परिणाम सकारात्मक आने चाहिए। और नेता अगर लीडर अपने हिसाब से काम करेगा तो निश्चित रूप से सत्ता को घेरेगा और इन बिंदुओं पे विमर्श करेगा और इसके परिणाम सकारात्मक आएंगे। लेकिन देखा जाएगा तो आगे देखना पड़ेगा कि संगठन जो दायित्व जिनको मिले हैं वो संतुष्ट कितने हैं और किस तरह से ऊर्जा से काम करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है देखने के लिए। बिल्कुल। जितेंद्र जी, क्या किसी तरह की गुटबाजी, किसी तरह का प्रेशर देख रही है पार्टी इस वक्त? नहीं, देखिए, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति पे कोई टिप्पणी नहीं की। प्रियंका बहन जी गुस्सा हो गई। मैंने तो सिर्फ आप लोगों ने कहा कि बीजेपी कह रही है कांग्रेस में गुटबाजी है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी गिना दी। अभी मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं भाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी में कम गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर ज्यादा गुटबाजी है। कमलनाथ ने एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे
ये कहा कि मुझे पूछा नहीं जाता है, मैं पूछना चाहता हूँ किस सोशल मीडिया पे कहा, वो बता दे मुझे। ये मीडिया की गपशप जो होती है, इसको अगर आप कमलनाथ के अधिकृत सोशल हैंडल की बात करेंगे तो मुझे हजम नहीं होगी, एक चीज। दूसरी चीज ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह बयान जारी करके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक मंत्री सागर जिले का भ्रष्टाचार में डूबा है। ये गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री कह रहा है सागर का एक विधायक संगठन बर्बाद करने में लगा है। भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व मंत्री कह रहा है कि बीडी शर्मा नए हैं, एबीपी से आए हैं, अभी बीजेपी का अनुभव नहीं है। इसको अगर गुटबाजी में नहीं शामिल करते तो मुझे लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी चल रही है। प्रवास जाने का पोखरण हो गया। रघुनंदन शर्मा की भाषा सुनिए, उमा भारती कह रही मैं जाऊंगी प्रचार के लिए, वोट आप अपनी मर्जी से दे देना। विक्रम वर्मा की, रीना वर्मा का आपने बयान सुन लिया। इसको भी अगर गुटबाजी नहीं मानते हैं तो फिर मुझे कोई कहने में बुराई नहीं है कि सब अच्छा चल रहा है। रहा सवाल सेकंड लाइन की लीडरशिप, हर राजनीतिक दल डेवलप करता है, हमारे यहाँ भी हो रही है। उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, जीतू पटवारी एक नया चेहरा, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। देखा आपने, हमने 28 के 28 कैबिनेट मंत्री युवा बनाए थे, इसलिए कि सेकंड लाइन कब आगे आएगी, उनको आगे लाने का दायित्व नेतृत्व का होता है। उसने अपना काम किया और आप ये देखिए बिना किसी गुटबाजी के सारे लोगों को प्रभार आवंटित हो गए, सारे लोग प्रभार अपना ले चुके और काम चालू हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को हमने बुधनी चुनाव में 1.5 लाख की जीत को 13,000 पर ला करके समेट दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लोकप्रियता बताती है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार एक मंत्री को चुनाव जिताने के लिए लगी रही। आपने देखा विजयपुर में हमने उसे चुनाव हरा दिया। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थिति क्या है। प्रियंका जी, सुना आपने कि गुटबाजी सिर्फ कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस तो कह रही कि हमारे यहाँ गुटबाजी ही नहीं है, बीजेपी में है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो सेकंड लाइन की लीडरशिप की जैसे कि बात हो रही है, नए लोगों को मौका देने की बात हो रही है, ऐसे में जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ हैं, उन्हें किस तरह से पार्टी एडजस्ट करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी के साथ में और नए युवाओं की ऊर्जा के साथ में आगे कार्य कर रही है और इसका परिणाम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बताते हैं। और जिस चुनाव के ऊपर ये लोग गर्व कर रहे हैं वो मुकेश मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी से आयाती थे, इनके पास में खुद इनके नेता नहीं है वो, तो थोड़ा सा ये गर्व करने से पहले इस पे भी विचार कर लें। अब इसके बाद जो इन्होंने गुटबाजियों की बात कही, तो अगर मैं ऐसे बात करूं तो अजय सिंह जी का बयान उठा करके आप सुन लीजिए। पहले अपने मैं वही कह रही हूँ ना कि जितेंद्र भैया अपने नेताओं के बयान क्यों नहीं सुन रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी का बयान उठा करके सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। कमलनाथ जी का बयान सुन लीजिए कि चल तू ही बोल ले। जीतू पटवारी के मुंह पे बोले चल ठीक है तू ही बोल ले, मैं नहीं बोलता हूँ। तो ये तो आप लोग सार्वजनिक मंचों पे ऐसी हरकतें करते हो, हमें बोलने की क्या आवश्यकता है। कपड़ा फाड़ राजनीति आप लोग सिखाते हो, अपने कार्यकर्ता को गाली बकने और गाली सुनने की पावर ऑफ अटर्नी आप लोग डिवाइड करते हो। तो ये सारी चीज अगर इसको गुटबाजी में नहीं गिना जाएगा तो किसे गुटबाजी में आप देखते हैं, पहले आप वो बता दीजिए। आप हमारे नेताओं के बयान रटने से बेहतर है कि विपक्ष को मजबूत बनाने में प्रयास करेंगे, तो हो सकता है इसका कुछ सार्थक आपका जो परिणाम है वो आपको भविष्य में दिखाई दे। परंतु वही बात है ना कि आप लोगों को दूसरे के घर में झांकना है और वास्तु दोष अपने घर का ठीक करवा रहे हैं आप लोग। तो वास्तु दोष से कुछ नहीं होगा। आप अपने पहले प्रदेश अध्यक्ष को देखिए जो हारू पटवारी के तौर पे स्थापित हो चुके हैं, तो उनको जीतू पटवारी पुनः कैसे बनाना है उसके ऊपर विचार कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रवक्ता की सूची तो जनरेट कर दीजिए जो आपने गायब करी है, तो आप उसको नहीं रिलीज कर पा रहे, कार्यकर्ता ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को, जो मिल रहे हैं ऐसा ना भाग जाए तो दिक्कत हो रही है। तो पहले अपनी चीजों पे विचार कीजिए जितेंद्र भैया, तो बेहतर होगा कि एक अच्छा मजबूत विपक्ष तैयार होगा। भूपेंद्र जी, हालांकि दोनों ही संगठन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जो कि दिखाते हैं कि नाराजगी भी एक होती है, क्योंकि लंबे समय से आप किसी परिवार से जुड़े हैं, कोई चीज आपके मन माफिक नहीं होती है तो विचार बाहर आ ही जाते हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी जो कि सत्ता में है, संगठन की मजबूती की ओर अग्रसर है, कांग्रेस जिसे संगठन के निर्माण की आवश्यकता है, किन बातों पर आप मानते हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता दोनों ही संगठनों के हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती वही रहती है कि अगर विपक्ष जितना मजबूत होगा और विपक्ष जितने तरह से सत्तारूढ़ पार्टी को घेरेगा, और यहाँ तो देखिए ना आप 20 साल से सरकार है लगातार, और ये एक कहीं ना कहीं तो ड्रॉबैक है और कई चुनावों में देखा गया है। दूसरी बात देखिए, पब्लिक डोमेन में वो बात उठाई जाएगी जो पब्लिक डोमेन में जो वोट में कन्वर्ट हो।
आप तो कोई भी नहीं, देखिए राजनीति में महत्वाकांक्षाएं तो व्यक्ति की होती हैं। अब कौन चाहता है कि हमने तो वो देखा है कि पहले तो ऐसे सीनियरिटी प्रधानमंत्री बनते थे और नेता बनते थे जो 70 साल से ऊपर होते थे, उसके बाद बनते थे जी। तो ये जो चीज है, लोग जैसे चुनाव आते थे लोगों में नवयौवन आ जाता था, तो ये सब चीजें जो राजनीति में है वो निश्चित रूप से है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति की रहती हैं। व्यक्ति चाहता है कि हम कभी रिटायर नहीं हो, हमारी वो राजनीति में जो परख बनी रहे। लेकिन आप ये इसके परिणाम भी तो देखिए, यहाँ पे तो देखिए एक निर्णय लेते हैं और वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को प्रादेशिक स्तर के नेता बना देते हैं जी। और कहीं पे भी मैं तो इसको नहीं कह सकता कि थोड़ी बहुत अगर खींचातानी हुई है और स्टेटमेंट हुए तो वो पब्लिक डोमेन में पब्लिक भी जानती है कि इनका प्रभाव कुछ नहीं होना। तो ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है अच्छी तरह से, और कांग्रेस की अच्छी पहल है युवाओं को लाना, और नई एनर्जी से साथ आएगा और गुटबाजी खत्म होगी, तो निश्चित रूप से अच्छी पहल होगी, और जिससे वो एक सशक्त लोकतंत्र में एक अच्छी आहुति देगा और निश्चित रूप से सत्ता पार्टी को घेरेगा, और जिससे एक अच्छी गुड गवर्नेंस चलेगी और जिससे जनता का फायदा ही होगा, और इस चीज को सोचना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ छोटी छोटी जो बातें होती हैं जिस हिसाब से पब्लिक डोमेन में राजनीति के लोग सोचते हैं, तो वो तवज्जो नहीं देती जनता। बिल्कुल, और इन विषयों से परे सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो संगठन का विस्तार, संगठन की मजबूती। चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की, जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक दोनों ही जो दल हैं वो जनता के बीच में अपनी बातों को सही तरह से नहीं रख पाएंगे, पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाएंगे। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।